नमस्कार साथियों, बागुड़ा कॉलेज बागुड़ा के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम BA सेकेंड ईयर का टॉपिक है बाबर, मुग़ल साम्राज्य और विस्तार उसका। उसमें हम बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं, पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ है बाबर और महाराणा सांगा के मध्य, संग्राम सिंह। उस पे आज चर्चा करेंगे कि किस तरह युद्ध हुआ और क्या क्रिया प्रतिक्रिया रही, क्या माहौल था युद्ध का, क्या कारण थे जो राजपूत और मुग़लों का आमना सामना हुआ। ये सब हम इस पे चर्चा करेंगे। साथियों, पानीपत का युद्ध हो गया, उसमें मुग़लों की सत्ता भी स्थापित होगी। मुग़लों ने दिल्ली और आगरा पे अपना अधिकार भी कर लिया। अब मुग़लों और राजपूतों की सीमाएं हैं वो बिल्कुल लग गई। अब समस्या ये आने लग गई कि राजपूतों के लिए अब समस्या बढ़ने लगी कि एक खतरे से बाड़ी और खातौली का युद्ध हुआ था। खातौली और बाड़ी का युद्ध 1517-18 में, उसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। फिर जो 1526 में युद्ध हुआ तो उसमें इब्राहिम लोदी हार गया बाबर से। और अब उनको मुग़लों को, जो महाराणा प्रताप है, उनको लगा कि अब एक नई समस्या पैदा हो गई है हमारे सामने। एक से निजात पाया और दूसरी से सामना होना पड़ा। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे जो खानवा का युद्ध, इसके पीछे कारण क्या है, इसी पे चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप बाबर है वो, उसने अपना सत्ता स्थापित कर ली दिल्ली पे, और दिल्ली पे स्थापित कर ली। तो अब उनके लिए सामना है, वो अगला कदम है वो, अब उनका साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। उन्होंने अपनी सत्ता शासन संभालना शुरू किया और विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। जो खानवा का युद्ध है वो अफगान और राजपूतों का एक संयुक्त संघर्ष माना जाता है। जो संघर्ष इस संदर्भ में माना जाता है कि महमूद खान लोदी, जो दौलत खान लोदी और दिलावर खान लोदी, आलम खान लोदी, ये सब है। और ये सब मिलके एक बाबर के विरुद्ध संघर्ष कर। पहले इनको लगा था कि बाबर शायद लूटपाट करके अपने मुल्क वापस लौट जाएगा, लेकिन जब इन्हें पता चला, जब इन्हें लगा कि अब सत्ता स्थापित होगी तो उनका सामना और संघर्ष होना आवश्यक और अति जरूरी ही था, अवश्यंभावी था कि अब सामना ही होगा। सामना हुआ। जो सामने हुए उससे ऐसा माना जाता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने से पहले महाराणा प्रताप से एक संदेश भेजा था। एक महाराणा प्रताप के एक कोई पुरोहित है, उनकी एक डायरी मिली है। उस डायरी में कि उनके पास महाराणा सांगा के पास बाबर का एक दूत आया था। उन्होंने कहा था कि मैं भारत पे मुझे लूटपाट या सत्ता से कोई सरोकार नहीं है, मैं इस पे आक्रमण करूंगा। मैं दिल्ली की ओर से आक्रमण करूंगा, आप आगरा की ओर से आक्रमण करना और इब्राहिम लोदी को हम हरा देंगे। और तुजू के बाबरी में बाबर ने लिखा है कि राणा सांगा का दूत उसके पास आया था। उन्होंने कहा कि आप जब इब्राहिम लोदी से सामना करो तो हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन दोनों ही मतलब पता नहीं चलता कौन सा सही, किसने दूध भेजा था, क्या हुआ था, लेकिन कुछ इनमें ज़रूर बात हुई थी। लेकिन खानवा के जब पानीपत का युद्ध हुआ तो राणा सांगा की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, और राणा सांगा को लगा कि अब इसको कोई भी जीते कोई हारे, उससे हमें क्या मतलब, सांप को दूध पिलाने से क्या फ़ायदा अगर हम इसकी बाबर की सहायता भी कर ले और इब्राहिम लोदी हार भी जाए। और हुआ भी ऐसा है। तो उन्हें लगा कि अगर जीत गया तो ये नई समस्या हमारे लिए खड़ी हो जाएगी, उससे अच्छा है हम तटस्थ ही रहें, कोई भागीदारी नहीं करें।
तो यह भी एक कारण था कि बाबर ने महाराणा सांगा से पहले सहयोग की आशा रखी थी, लेकिन सहयोग नहीं हो पाया, पहला कारण। दूसरा कारण, आगरा पे और दिल्ली पे सत्ता स्थापित, मुगल सत्ता स्थापित हो गई, तो अब उनकी सीमाएं आमने सामने, जो दिल्ली राणा सांगा की सीमा है वो बयाना तक, आगरा के पास तक लग जाती है, भरतपुर आगरा के पास लग गई थी, अब उनकी दोनों की सीमाएं हो गई थी। तीसरा कारण है कि जो अफगान सत्ता थी, इब्राहिम लोदी हार गया, तो इब्राहिम लोदी जो थे, तो जो विद्रोही सैनिक थे वो सब भाग के राणा सांगा के पास आ गए, तो उन्होंने राणा सांगा से मांगा कि भाई हमारे विद्रोही सैनिक है जो अफगानी है उन्हें वापस मेरे पर लौटा दो, या उन्हें आप प्रेस है या शरण न दें, लेकिन उन राणा सांगा ने शरण दी। तो ये 3 कारण मुख्य रूप से थे जिनकी वजह से बाबर और राणा सांगा का संघर्ष है वो जरूरी हो गया। अब है कि राणा सांगा और खानवा के युद्ध से पहले एक युद्ध, छोटा युद्ध और हुआ था। मुगल सत्ता ने वो बयाना के दूर पे अपना अधिकार जमाया, और देखे जब बयाना का दूर के वो राणा सांगा के अधिकार क्षेत्र में आता था, तो उन्होंने मुगलों ने वो बयाना के दूर पे अधिकार कर लिया। अब राणा सांगों को लग गया कि अब अगला संघर्ष है वो इनसे होना ही है, तो उन्होंने बहुत बड़ी फौज इकट्ठी की। बहुत बड़ी फौज क्या कि उन्होंने मतलब एक राजपूत में पाती परवन की प्रथा होती है। पाती परवन की प्रथा का मतलब होता है कि राजपूत है वो उसमें जितने भी अपने आसपास के शासक थे राजपूत, उनको निमंत्रण देते कि हम कोई धर्म युद्ध की तैयारी करें या इस तरह की युद्ध की तैयारी करें, जिसके कारण क्या हम उनसे लड़ने के लिए, तो सब एक पाती परवन की प्रथा के द्वारा जितने भी राजपूत शासक उन्होंने सबने मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए एक शुरू किया। और ये अंतिम बार था कि संगम एक समूह बना के राजपूत अपना ताकत बना के लिए मुगलों से लड़ने के लिए आए थे। उसमें 7 बड़े राजा थे, 9 राव थे और 104 है छोटे बड़े सरदार थे। इतने सब मिलके इन्होंने पाती परवन की प्रथा प्रारंभ की। तो जब मुगलों ने बयाना पे अपना अधिकार कर लिया और राणा सांगा को लगा अब हमारा संघर्ष है वो जरूरी, अब संघर्ष होगा ही, उन्होंने सबसे पहले 16 फरवरी 1527 के अंदर बयाना पे आक्रमण किया। और आक्रमण वो वहाँ मुगलों की छोटी फौज थी और उन्होंने अधिकार कर लिया बयाना के दुर्ग पे। और बयाना का दुर्ग का रक्षक था वो मेहंदी ख्वाजा था, जो बाबर का वजीर भी था मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा को मुश्किल से भाग के अपनी जान बचानी पड़ी और भाग के सैनिकों को भागना पड़ा वहाँ से। और उसमें जितने भी राजपूत शासक है वो सब इकट्ठे होकर आ रहे थे, उनको लगा अब संघर्ष हमारा जरूरी है। तो ये घटना है 16 फरवरी घटना है। अब 16 फरवरी को बयाना के दूर पे राजपूतों का अधिकार हो गया, राणा सांगा का अधिकार हो गया। और राणा सांगा के अंदर जो उसकी फौज के अंदर जितने भी 9 राजा थे बड़े बड़े, और 7 राजा थे, 9 राव थे, 104 सरदार थे, इतनी बड़ी फौज, लगभग 1 लाख की फौज लेके 80,000 से लेके अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग फौज बताई, लेकिन लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच में फौज थी, जिसके अंदर मारवाड़ के शासक राव गंगा के पुत्र राव मालदेव था, चंदेरी का मेदिनी राय था, मालवा का चंदेरी वहाँ का शासक मेदिनी राय था, मेड़ता का शासक रायमल राठौड़ था, सिरोही का शासक वो अखेराज चौहान था, अखुराज देवड़ा या अखेराज चौहान था, डूंगरपुर का जो राजा था वो रावल उदय सिंह था, सलूम्बर का था वो रावल रतन सिंह था, सादड़ी का झाला अज्जा था, गोगुंदा का झाला सज्जा था। सादड़ी का झाला अज्जा और गोगुंदा का झाला सज्जा। और आमेर शासक पृथ्वीराज कछवा भी था, चंदावर का जो सरदार चंद्रबान था, माणिक चंद था, इसके करके बहुत सारे शासक छोटे मोटे सरदार और सेनापति वगैरह सब थे। इनके साथ महमूद लोदी का भाई इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी था, मेवात का शासन हसन खां मेवाती भी था। ये सब मिलके एक बयाना के दूर पे आक्रमण किया और इन्होंने वहाँ से जीत कर लिया। जब वो फौज हार के, जब बयाना के दूर जो मेहंदी ख्वाजा हार गया, तो वो अपने सरदार या अपने शासक बादशाह के पास, बाबर के पास पहुँचे। उन्होंने
बताया कि बाबर को बताया कि जो राजपूत सेना बड़ी फौज लेके आ रहे हैं और बड़े पराक्रमी वीर योद्धा है और उनका सामना होना ज़रूरी है। तो बाबर ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और बाबर ने अपनी फ़ौज हुमायूं को, जो साहबजादा हुमायूं था, उनको जौनपुर से भी बुला लिया और जितनी भी फौज थी उनको सब फौज इकट्ठी कर ली। राजपूतों की ये गलती रही, खानबाग युद्ध में इन्होंने वो 1 महीने का समय 16 फरवरी से लेके खानबाग युद्ध से पहले 17 मार्च तक, 16 फरवरी से 17 मार्च के बीच में जब युद्ध का जो समय था उसमें उन्होंने विलम्ब किया, उनकी तैयारी कम रही। जब 17 मार्च को था तो 13 मार्च में ही खानबाग युद्ध में मैदान में पहुँचे और बाबर उससे पहले ही पहुँच गया था। उन्होंने जब युद्ध में पहले पहुँचता है तो वो क्या अच्छा मैदान चुनता है और जो अच्छे मैदान चुनता है, जो अच्छी आड़ ले सके, उनकी जलापूर्ति की व्यवस्था हो सके, फौज अच्छी तरह खड़ी हो सके। तो ये बाबर ने जब फौज खड़ी हुई तो उनके सामने वो, लेकिन जो उन्होंने राणा सांगा ने वो विलम्ब किया, लेट हो गए थोड़े उसमें, और लेट हुए तो उन्होंने युद्ध के मैदान में भी उसका सामना करना पड़ा। राणा सांगा ने वो क्या किया कि जो रास्ता जो चयन किया बयाना पहुंचने के लिए, जो रास्ता चयन किया वो दूसरा रास्ता चयन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको जो रास्ता चयन किया गया वो बहुत ख़राब रास्ता चयन किया, जिसके कारण क्या हुआ, उनको लेट पहुंचे और विलम्ब समय लगा और तैयारी का समय नहीं मिला। मुगलों ने अपनी फ़ौज को, बाबर ने अपनी फ़ौज को सजा लिया, अपनी फ़ौज का उत्साह बढ़ाया, लेकिन उसमें जो बयानस दुर्ग से फ़ौज हार के आई थी उन्होंने वहाँ भय फैला दिया और बड़ा लोगों को डरा दिया कि राजपूत बड़े पराक्रमी हैं, वीर योद्धा है, अब मरने मारने से डरते नहीं है, इस तरह से। तो वो बड़े डर गए। अब वो उनका मुग़ल सेना वो हिम्मत नहीं कर रही थी लड़ने के लिए। तो अब बाबर ने उनको उत्साहित करने के लिए बड़ा जोशीला भाषण दिया, बड़ा उकसाया उनको, लेकिन फ़ौज वो टच से मस से नहीं हो सकी। अब उनके लिए उन्होंने कहा मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा, आपसे जो व्यापारी कर है वो तमगा कर वो नहीं लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा, फ़ौज ने कहा कि हम बचेंगे तब कहेंगे ना, शराब पिएंगे हमारा से क्या फ़ायदा यार, तमगा हम जब युद्ध करने जाएंगे हम बचेंगे ही नहीं तो क्या लेगा हमारे से तमगा का। उन्होंने कहा कि आपको हम इस युद्ध के बाद हम वापस अफ़गानिस्तान लौट जाएंगे, अपने वतन लौट जाएंगे, लेकिन फ़ौज टच से मस नहीं हुई। अब बाबर के पास एक और अंतिम चारा था, वो था इस युद्ध को जिहाद की घोषणा करना, क्योंकि आप समझते हो कि भारतीय लोगों का जो दुख थी रग है, या भारतीय जनमानस में या भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी समस्या वो धर्म है। धर्म है कि लोग धर्म को बाकी किसी भी हो, लेकिन धर्म के मामले में बड़े जल्दी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, या धर्म के नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य मानने न मानने के लिए धर्म के आडम्बरी के अनुष्ठान के मामले में बड़े तेज़ी से इकट्ठे हो जाते हैं। लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने, बाबर ने कहा कि आज इस राजपूतों के खिलाफ है, या हिंदुओं को बताए हिंदुओं के खिलाफ या काफिरों के खिलाफ हमारा जिहाद होगा, आज के बाद ये जिहाद है हमारा। उन्होंने कहा कि जिहाद है। लोगों को गुस्सा है कि आप हमारे लिए मत, अपने बच्चों के लिए हमारे लिए मत लो, आप अल्लाह के लिए लड़ो, ये युद्ध है, ये काफिरों के खिलाफ है, काफिरों ने मुसलमानों को तंग किया है, इस तरह के बहाने बना के युद्ध किया। लेकिन उससे पहले अगर समझदार देखें तो उससे पहले उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, पंजाब के सूबेदार दिलावर खान लोदी को हराया, इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराया, 1 लाख फौज, वो बड़ी फौज मारी गई। लेकिन उन्होंने कभी वहाँ उसमें जिहाद का नारा नहीं दिया। लेकिन जब हिंदुओं के खिलाफ हुआ तो उन्होंने एक बहाना ढूंढने का प्रयास किया, और ये बहाना वो जिहाद बहुत अच्छा बहाना है, इससे बहाना कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने जिहाद की घोषणा कर दी। जिहाद दी लोगों को, कुरान के ऊपर उनको शपथ दिलवाई गई, कुरान पे उन्होंने अल्फ दिलवाया गया कि हम कुरान की कसम खाते हैं जब तक लड़ते हुए मर न जाएंगे तब तक इस युद्ध को छोड़ेंगे नहीं। फौज को उत्साहित किया, बाकी उससे पहले तो फौज उत्साह छोड़ चुकी थी। और उससे पहले एक ज्योतिष ने कहा था कि अगर बाबर ये युद्ध पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर युद्ध लड़ेगा तो अवश्य हार जाएगा युद्ध। एक अफ़गानिस्तान का जो ज्योतिष था मोहम्मद शरीफ, उसने बाबर के लिए एक भविष्यवाणी की थी, अगर तुम पूर्व की ओर लड़ोगे तुम्हारी ये युद्ध हार जाओगे।
तो वो भी व्यय था। एक बयाना के युद्ध से हारने, जो मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में फौज गई थी वो भी हार के आई थी, और लोग भी काफ़ी थके हुए थे, बड़े लंबे संघर्ष, लगातार 4-5 साल से संघर्ष कर रहे थे। तो ये भी एक दौर, फौज भी थकी हुई थी, उनको अपने परिवार के पास जाना था। अब वो फौज है वो 17 मार्च से पहले बाबर अपनी फौज खड़ी कर दी बाबर ने, और वहाँ की युद्ध की बिल्कुल पूरी तैयारी कर दी। और अब जब 17 मार्च का दिन आ गया, 13 मार्च के आसपास राणा सांगा की फौज खानवा के मैदान में पहुंची। अब उनके पास युद्ध की जो तैयारी वो काफ़ी कम समय रहा और तैयारी भी नहीं कर पाए, लेकिन बाबर है वो काफ़ी पहले पहुंच गया था। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर ली, युद्ध में तोपों को सजा लिया, आरक्षित फौजों को सजा लिया, मैदान को देख लिया, बड़ी बड़ी खाइयाँ वगैरह खोदी, जो भी काम युद्ध से पहले था वो सब उन्होंने अपना काम कंप्लीट रखा। और तीव्रता दिखाते हुए अपना रण कौशल और अच्छे सेनापति का एक लक्षण होता है जो क्या है, अपनी बहुत योजना, वो तीव्र योजना बना के उसका प्रबंधन करते हैं, सुनियोजित ढंग से उसको करने की कोशिश करते हैं। यही किया उन्होंने। आमना सामना हुआ 17 मार्च को, 17 मार्च 1527 को। जैसे खानवा की युद्ध, पानीपत युद्ध में फौजें तुलुगा में युद्धपत्ति हुई थी, और तोप सजाने की विधि है, बंदूकबाज वगैरह सब जैसे खानवा की युद्ध, पानीपत युद्ध में थी, वैसी फौज उनका सामना होना पड़ा। अब राजपूतों के पास घोड़े थे, हाथी थे, और राजपूतों की फौज का सामना पहली बार तोपों से हो रहा था, और जो घोड़े थे वो पहली बार कभी तोप की और गोलियों की आवाज़ सुन रहे थे। उससे पहले उन्होंने कभी तोप और गोली की आवाज़ सुनी नहीं थी, तो उनके लिए बड़ी समस्या थी कि अब करें क्या। वो जब तोप गोला फटे, गोला निकले, तब वो बहुत मारने से ज़्यादा वो जानवर उससे डर जाते हैं और डर के भागने तो आगे हिम्मत नहीं करते। बट ये भी बहुत बड़ी समस्या थी उसमें। लगभग ये युद्ध 20 घंटे चला दिन में। पहला आक्रमण है वो राजपूतों का था, बड़ा भयंकर आक्रमण था। मुगलों को एक तरफ का हिस्सा, दाईं तरफ हिस्सा वो उखड़ जाना पड़ा उनको, लेकिन एक चिन तैमूर सुल्तान नाम कर का सैनिक दल था, दल के नेतृत्व में उन्होंने इस युद्ध को संभाला। और मुस्तफ़ा रूमी था, उन्होंने तोप खाना संभाला और अच्छी तरीके से तोप खाने को चला के। तुलुगामा पत्ती वो उसमें रुस्तम खान तुर्कमान के नेतृत्व में तुलुगामा पत्ती का प्रयोग किया गया। उन्होंने तुलुगामा पत्ती मतलब जैसे दो, मान लीजिए आमने सामने दोनों फौजें खड़ी हैं। अब फौजों के, मुगलों की फौज के साइड के अंदर रिजर्व फौज होती थी जिसको बोलते तुलुगामा। वो फौज क्या करती थी, जिस सामने फौज जब तीरंदाजी करती थी, साइड वाली फौज जब तीरंदाजी करती थी, तो वो फौजें क्या तोपों की तरह सामने आ जाती थी, और फिर वो तोप से फायरिंग करना प्रारंभ करते। पहले वो तीरंदाजी करते तो उससे बचने के लिए फौज तोपों की तरह आती, और तोप जब कोड़ा छोड़ते तो फंस जाती और उसमें भगदड़ मचना शुरू हो जाती। और जो ये तुलुगामा जो आरक्षित फौज होती थी दाहिनी और बाई तरफ, ये फौज वो पीछे से फौज को घेर लेती, और फौज वो बड़ा संघर्ष होता है, उसमें लोग मार जाते। उनके पास दो ही सहारा होते, या तो वो मर जाते युद्ध में ज़्यादातर सैनिक, या फिर वो भागने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भागते, क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ से गोले आ रहे हैं, एक तरफ से तीरें आ रही है, और दूसरी तरफ से फौज उन पर आक्रमण कर रही है, तो उनके पास और कोई सहारा नहीं हो। अब वो फौज 20 घंटे युद्ध चला, बड़ा संघर्ष चला, और राजपूत सेना वो अपना धेरे खो चुकी थी। धेरे खोए का मतलब एक राणा सांगा युद्ध पे हाथी के ओहदे में बैठे थे, एक उनको पता नहीं कहीं से तीर लगा और मूर्छित हो गए, घायल हो गए, और घायल हो गए ओहदे के अंदर गिर पड़े। अब जब महाराणा प्रताप घायल हो गए तो झाला आजा था, उन्होंने जो संभाला उनको, उनकी जगह उनको नीचे मालदेव और झाला आजा ने उनको संभाल के बाहर लेके आए, उनको बाहर ले आया गया घायल अवस्था से। और जो अखेराज था, उन्होंने महाराणा सांगा, जो झाला आजा अखेराज थे, उन्होंने महाराणा सांगा को घायल अवस्था से बाहर लेके आए, बसवा नाम की दोसा में जगह वहाँ लेके आए उनको। और झाला आजा था, उन्होंने राज सिंहासन जो मुकुट था वो धारण किया अपने सर पे और लड़ने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों ने देख लिया था कि जो राणा सांगा वो घायल हो गए, और
तो वो उससे उनका मनोबल गिर गया और उन्होंने राजपूत सेना भागने लगी। बहुत सारे सैनिक मारे गए, कई वीर मारे गए, बहुत वीर सारे जवान मारे गए उसमें। ये भी एक कारण था। दूसरी तरफ एक सलदी तंवर था जो महाराणा संगा का एक सलाहकार था। उन्होंने भी जब देखा कि भाई फौज हारने लगी और राणा सांगा मूर्छित हो गए तो उन्होंने अपना पाला वो बदल लिया और बाबर की तरफ मिल गए। दूसरी बात, एक नागौर के खानजादा था, उन्होंने भी लगा कि अब युद्ध राजपूत युद्ध हार गए और क्यों बाबर से दुश्मनी ले, तो उन्होंने हारते युद्ध के देख कर उनका पाला बदल लिया, खानजादा ने और सलदी तंवर ने। ऐसे कहते हैं कि सलदी तंवर ने धोखा किया, लेकिन धोखा क्या है, वो तो नियति थी, वो तो होना ही था। नियति में हार गई मुगलों, क्यों उनकी एक उनके पास नई तकनीक थी, मुगलों के पास एक नई तकनीक तो उनको हारना ही था। तो इस तरह वो खानवा का युद्ध है वो बाबर ने बाजी मार ली और बाबर ने वहाँ पे गाजी की उपाधि दी। गाजी का मतलब होता है, जैसे एक तो होता है शहीद, एक होता है गाजी। शहीद जब कोई मुजाहिद है या सैनिक है, जब युद्ध में जाता है और शहीद हो जाए या मर जाता है तो उसको बोलते हैं शहीद। लेकिन जब जो सैनिक युद्ध में जाता है और विजेत होकर वापस लौटता है तो विजेता सैनिक को गाजी बोलते हैं, गाजी की उपाधि दी जाती है। और जो मृत सैनिक उसको शहीद की उपाधि दी जाती है, तो उसको बोलते हैं उसने गाजी की उपाधि धारण की। और उन्होंने जो राजपूत थे उनको खोपड़ियों के एक मीनार से बना दी, बड़ी लंबी सी मीनार बनाई उन्होंने खोपड़ी की। और उन्होंने कहा कि वहाँ ठहरा, कई दिन वहाँ फौज ठहरी और राजपूतों को ललकारा, भाई कोई और तो लड़ो। राजपूत तो भाग चुके थे, 25 कई काफ़ी सैनिक मारे गए, हजारों सैनिक मारे गए और बाकी सैनिक भागना पड़ा। इस तरह वो बाबर जो खानवा का युद्ध था वो बाबर वो जीत गया। तो ये युद्ध जीतने का जो कारण थे, युद्ध राजपूतों के पराजय का कारण है या युद्ध जीतने का कारण है, वो सबसे पहला कारण था कि भारतीय लोगों ने पहले तोप का प्रयोग नहीं किया था, ऐसी भारी तोपों का। तो तोप का प्रयोग है, गोलीबारी का प्रयोग है, तुलुगम युद्ध पत्ती है, तीरंदाजी, ये सब है, इनकी वजह से राजपूत फौज हार गए। दूसरी है तुलुगम युद्ध पत्ती। तीसरा है कि सलदी तंवर और खानजादा का धोखा है, जो हारते समय रुका कि भाई अब हारना अवश्य जरूर यार, तो उन्होंने अपना पाला बदल लिया। चौथा कारण था कि बाबर ने फतेहपुर सीकरी, जो राणा सांगा था, अपने युद्ध से पहले अगर वो फतेहपुर सीकरी को न जाके भूसावर का रास्ता जो अपनाया वो गलत अपनाया, जिसकी वजह से उन्हें विलंब हुई और खानवा के युद्ध में उन्होंने उनका पराजय होना पड़ा, मैदान में लेट आए। पांचवा कारण था बाबर खुद एक व्यक्तिगत रूप से बहादुर था, बड़ा संघर्षशील था, कुटी मतलब अच्छा सेनापति था, कुटिल संचालक, अच्छा संचालक भी था। राजपूतों ने क्या किया, अपनी पूरी फौज एक साथ झोंक दी मैदान में, लेकिन बाबर ने इस तरह नहीं किया। उन्होंने आरक्षित फौज रिजर्व में क्रमबद्ध रूप से इसको फौज को यूज़ किया। और जब राणा सांगा मूर्छित हो गए तो उनका संचालन फौज का सही नहीं कर पाए। तो इन्हीं 5-6 कारणों की वजह से क्या राजपूत फौज हारना पड़ा। और राजपूत फौज हारना पड़ा तो उनको घायल अवस्था में सलदी तंवर है, इनको लेके बसवा नाम दोसा बसवा नाम जगह पर ले गए, जहाँ उनका इलाज किया। और जब उन्होंने लगा कि राणा सांगा को जब हौसला तो लगा वो वापस युद्ध की तरह आए, लेकिन उनके सैनिकों ने मना किया कि भाई अब हम युद्ध हार चुके हैं, हमारी फौजें वो काफ़ी मर चुकी है और बाकी सब सैनिकों भाग गए हैं। तो उन्होंने ये एक सामना करना पड़ा। फिर जब बाबर है वो मेहदीन राय के खिलाफ चंदेरी के युद्ध में गया तो उन्होंने मेहदीन राय का राणा सांगा ने कहा कि हम मेहदीन राय का सहयोग करेंगे, क्यों मेहदीन राय खानवा के युद्ध में इनका सहयोग था, हम इसका सहयोग करेंगे। लेकिन उनके जो सरदार थे उनको लगता है ये हर बार हमें मरवाता है, खानवा के युद्ध मरवाएगा, बेफालतू का कोई लेना न देना, ये क्यों मरवाता है। ऐसे करके उनके सरदार ने 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा को जहर देके उनकी हत्या कर ली। फिर उसको वहाँ से वापस लेके आए और उनको मांडलगढ़ भीलवाड़ा में वहाँ उसका छत्रदाह संस्कार किया गया उनकी हुए।
तो ये युद्ध था बाबर की जो उत्कर्ष है या बाबर का विस्तार है वो किस तरह उन्होंने किया। खान अब इनका जो अब राजस्थान पे या देखें तो जितनी भी ज़मीन थी मारवाड़ के अधीन वो उन्होंने काफ़ी जो ज़मीन वो इन्होंने इकट्ठी कर ली, अपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित कर लिया। और अब उनके सामने अफगानों के बाद अब राणा सांगा के अफगान और उसके बाद राणा सांगा, अब बाबर के सामने कोई इतना बड़ा योद्धा नहीं रहा। अब वो 1528 में सलदी तवर को भी चंदेरी के युद्ध में मेहदी राय को भी हराएगा, बंगाल के अफगानों को भी हराएगा। तो हम अगले वीडियो के अंदर ये बताएंगे किस तरह बाबर ने अपना विस्तार किया और साम्राज्य विस्तार किया। कल अपन बाबर का पूरा समाप्त कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।